हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूं आप सबके लिए जो 26 दिसंबर को मैंने आपको पेपर दिया था, जो एक नई शुरुआत की है मैंने। प्रत्येक गुरुवार को आपको एक मॉडल पेपर दूंगा जिसका सॉल्यूशन आएगा हमेशा शनिवार को। 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। वैसे आप तो जल्दी कर लोगे, फिर भी 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। और उसका इस बार जो मैंने पहला पेपर बनाया था वो बिल्कुल ईजी नहीं बनाया था, थोड़ा सा ढंग का पेपर बनाया था। और बहुत सारे ऐसे भी थे स्टूडेंट जिनके मेरे पास मैसेज आए थे कि सर इसका आंसर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। उन सब के लिए सॉल्यूशन आपके सामने है। तो चलो शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो ये है पहला सवाल। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य क्या है? अच्छा दोस्तों, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आपको मैं और बता दूं, ये माना कि वह संख्या है x, इसको लगभग जो है 1990 में छोड़ दिया गया है। मतलब ये ऐसा समझो कि अब आपको थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा। हर सवाल में ऐसा नहीं है कि माना कि वह संख्या x लेना है, तो कुछ आपको बेसिक ट्रिक्स आने जरूरी है। अब इस सवाल को मैं आपको समझाता हूं, फिर इसके एक ट्रिक भी बताऊंगा। पहले देखो, यहां पर 25% जो कमी हुई है सेब के मूल्य में, उससे यहां पर वस्तु में चेंजेस क्या है, परिवर्तन क्या हुआ है? तो क्या लिखा है कि 2 किलो जो सेब है वो आपको क्या मिलेंगे? अधिक मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, यहां जो पैसा दे रखा है इस पैसे का आप निकाल दो 25% कितना हुआ। तो जो पैसा है 240, उसका 25% कितना होता है? कभी भी 25% आने पर मैं यहां पर पेन नहीं चलाता हूं, कारण 25% का मतलब होता है आधे का आधा। तो 240 का आधा 120, 120 का आधा 60। इसका मतलब रुपए में फर्क पड़ा है 60 रुपए का, और वस्तु में कितना फर्क पड़ा है? 2 किलो का। मतलब मार्केट में आप गए, 60 रुपए आप कम या ज्यादा दे रहे हो, तो आपको वस्तु 2 किलो कम या ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब 60 रुपए के 2 किलो होगी, इसलिए कम ज्यादा मिल रही है। अब 60 रुपए में अगर 2 किलो है तो इसका मतलब 30 रुपए किलो उसका भाव हो गया। ये हो गया आपका नया भाव, और नया भाव है 30 रुपए किलो। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। अब इसी सवाल को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से और बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या यूज कर सकते हो उसके लिए देखो। नया मूल्य ज्ञात करना हो तो नए मूल्य के लिए क्या करना है, आपको लिखना है भाव में कितनी कमी या वृद्धि हुई, इसको ऊपर लिखो। अपॉन में लिख दो सीधा 100। कितना पैसा, तो पैसा कितना है 240। 240 रुपए में कितनी वस्तु कम ज्यादा, उसको लिखा जाता है नीचे। ठीक है, अब देखो यहां से काटो, ये कट गया यहां से 4 बार, 4 से ये कट रहा है 60 60 बार, और 2 से कट गया 60 कितनी बार? 30 बार। ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। डन। सेकंड सवाल देखो। अब देखो यहां पर किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हैं। आप देखोगे 99% किसी भी एग्जाम का चुनाव का सवाल देखना, हमेशा 2 प्रत्याशी ही खड़े होंगे। ठीक है, उसके बाद उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब सब लोग जो हैं वोट डालने कभी नहीं जाते हैं। तो अब देखो इसकी शुरुआत कैसे करोगे। सबसे पहले आप देखोगे तो वो है वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। ठीक है, तो मतदाता सूची कितने की है हमें नहीं पता, तो क्या मान लिया 100% कि सारे लोग 100% हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि 10% मत का प्रयोग नहीं किया 10% लोगों ने। इसका मतलब जो लोग वोट डालने गए वो लोग कितने हैं? 90% गए जिन्होंने वोट डाला है। तो ये लिख दिया मैंने, 90% लोगों ने वोट डाले हैं। उसके बाद 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। मतलब 60 वोट जो है जिन्होंने वोट डाला, उन्होंने 60 लोगों ने वोट फर्जी डाल दिया। तो फर्जी वोट कभी भी काउंटिंग में नहीं जाते हैं। तो वोट पड़े कितने? 90%। उनमें से इनवैलिड, अवैध, फर्जी वो कितने थे? 60 वोट। तो इसका मतलब इनको हटा दो। तो 60 वोट अगर हटा दोगे तो वो जो बचेगा वो हो गया वैलिड वाला। तो वैलिड कितने हैं? तो यहां से 90% लोगों ने वोट डाला, जिसमें से 60 जो है इनवैलिड है। अब आप इसको माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ आप लिख सकते हो क्योंकि ये परसेंट है और वो नंबर है। ठीक है, आप देखो आगे क्या लिखा है। जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के, ये लाइन अच्छे से पढ़ना, बहुत सारे बच्चे यहां गलत कर बैठते हैं। मतदाता सूची के कुल मतों का 53% मत प्राप्त किए। मतलब जो जीता है उसको वोट तो इसी में से मिलेगा, वैलिड में से ही। लेकिन दिया कैसे है कि वोट मिला तो इसी में से है, लेकिन लाइन ये बोल रहा है कि जो मतदाता सूची है, ये मतदाता सूची, इस मतदाता सूची का 53% वोट ये लेके चला गया। तो 53% वोट लेके गया है, लेकिन वोट जाएंगे इसी में से ही। और जो बच्चे ऐसे भी हो कि सर इसमें से कैसे हो रहा है, ये तो वैलिड वोट तो ये है, तो बच्चों पहले ही बता रहा हूं मैं, वैध मतों का
53% नहीं लिखा है, मतदाता सूची का 50% 53% ये लेके गया, लेकिन ले जाएगा तो इसी में से ही। तो इसका मतलब जो हारा है अब उसके जो बचे हुए वोट होंगे वो यहां जाएंगे। तो देखो बचे कितने, तो यहां से 90% -60 ये तो थे वैलिड वाले, उसमें से जीतने वाला कितना लेके चला गया 53%, ये और लेस कर दो, ये है हारने वाले के वोट। अब कितने हैं, तो 90% -53 कर दो तो ये हो गया कितना 37%। तो 37% -60 ये मिलेंगे किसको, हारने वाले को वोट। लेकिन रहेगा ऐसे ही क्योंकि हम माइनस कर नहीं पाएंगे क्योंकि परसेंट और नंबर है इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, तथा 1020 मतों से जीत गया। तो ये जो है ये 1020 वोटों से चुनाव जीत गया। अच्छा, जीतने या हारने का मतलब क्या होता है, जो जीता है और जो हारा है उसके वोट का डिफरेंस। तो इन दोनों के वोटों में डिफरेंस कितना रहा 1020 का, तो इसमें से इसको करेंगे माइनस तो डिफरेंस हो जाएगा। तो चलो यहां लिख देता हूं साइड में 53% माइनस, अब माइनस करना है इसको तो यहां से माइनस 37% -60 इज इक्वल टू 1020। ठीक है, अब यहां से करेंगे इसको ब्रैकेट को ओपन, तो ये हो जाएगा 37% और माइनस माइनस हो गया +60 इज इक्वल टू 1020। ओके, देन इसमें से इसको करते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा कितना 16%। इसको भेज दो उधर, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हुआ तो कितना आया 960, ये हो गया 16% की वैल्यू 960। उसके बाद आगे देखो आप, जब भी किसी परसेंटेज की वैल्यू पूरी मैथ्स में कहीं पर भी पता चल जाए तो जो ज्ञात करना है उसको हमेशा ऊपर लिखो। अगर मुझे यहां पर देखो क्या पूछा है, क्या ज्ञात करना है, चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, ये नहीं बोला था मतदाता सूची में कितने लोग हैं, चुनाव में कितने वोट पड़े। इसका मतलब है हमें आंसर किसका निकालना है 90% का। जो ज्ञात करना है उसको हमेशा ऊपर लिखो, जो पता है वो परसेंटेज नीचे लिखो और संख्या को साइड में मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 से कट गया कितनी बार 60 और 9 6 54, तो ये हो गया इसका आंसर 5400। ये वाला आपका थर्ड वाला 5400। डन। चलो थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी है 144 रुपए में बेचने पर, ठीक है, लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब यह है कि जितने परसेंट का लाभ हुआ है उतना ही उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। तो जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, अगर कोई पेन 20 रुपए का है, ठीक है, तो 20 रुपए का पेन है, अब वो जब बेचता है तो इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। कहने का मतलब ये है, इसे कहते हैं संख्यात्मक रूप से बराबर होना। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसने वस्तु बेची है 144 रुपए में, तो बताओ वहां पर जो क्रय मूल्य है वो कितना है। ऐसे सवाल जब भी करो तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीच में पड़ जाएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से करोगे, माना कि एक्स या फॉर्मूले से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण आएगा। उससे बचने का तरीका है इस सवाल को हमेशा किससे करो, ऑप्शन से। तो इस तरह के सवाल ऑप्शन से करना ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। पहला ऑप्शन देखो, अगर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 72 रुपए है, 72 रुपए, और जब आप इसको बेच रहे हो, तो अगर बेच रहे हो तो 72% आपको प्रॉफिट भी हो रहा होगा। अब 72% जब प्रॉफिट होता है तो बताओ आप कितने परसेंट में बेच रहे हो। प्रॉफिट कब होता है, जब हम चीजें 100% से ऊपर बेचते हैं। अगर 72% प्रॉफिट हो रहा है तो आप बेच कितने में रहे हो, आप बेच रहे हो जितने की वस्तु है उसका 172% में बेच रहे हो। तो जितने की वस्तु है उसका 172% अगर आप निकालोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। और यहां पर देखो कहीं पॉइंट है नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन लेना ही नहीं, हमें गुणा करना ही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि वस्तु है अगर 80 रुपए की, 80 रुपए की वस्तु है, जब इसको मैं सेल करता हूं, बेचता हूं, तो मुझे 80% प्रॉफिट होता है। अब 80% मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ मैं बेच कितने परसेंट में रहा हूं। तो 80% मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब है 100% तो मेरी खरीद का पैसा होता है, वो तो मैं ले ही रहा हूं, ऊपर से 80% और ले रहा हूं ग्राहक से, तो इसका मतलब मैं बेच रहा हूं 180% में। तो 80 का सीधा 180% निकालो, फिर पता करो हमारा आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा है। 20 से 20 कैंसिल, 18 × 8 144। तो देखो वस्तु कितने की बेच रहा है 144, इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए की हुई 80 रुपए की। तो यहां का आंसर कितना आया 80 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट दे रखा है यहां पर
दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपए, ठीक है। दो घड़ियों का क्रय मूल्य है, मतलब जैसे आप मार्केट में शॉपिंग करने गए, आपने दो वॉच खरीदी, 840 रुपए का बिल है, तो ये मत समझना कि एक एक 420 420 की है, यहां पर बराबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो, जब यहां पर एक घड़ी को 16% लाभ पर और दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है, अब वो लाया है। जब भी लाभ हानि में पढ़ाता हूं तो हमेशा क्या बोलता हूं कि आप एक दुकानदार हो, ठीक है। चीजें आगे से लेके आओगे और वापस आगे बेचोगे, तो आप लेके आए हो 840 में दो घड़ी, अब आप जब बेच रहे हो तो एक पर आपको 16% लाभ हो रहा है और दूसरी पर आपको 12% की हानि हो रही है, और पूरे सौदे में न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। तो बताओ, तो यहां पर दुकानदार को लाभ पर बेचता तो उसका क्रय मूल्य कितना होता, आपको ये पूछा है। अब इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, तो देखिए यहां पर आपको क्या है, एक वस्तु अलग बेची, दूसरी वस्तु अलग बेची, फिर पूरे सौदे में आपको प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, वो जरूर दे रखा होता है। तो ऐसे सवाल करते हैं एलिगेशन मेथड से, मिश्रण विधि। अब वो मिश्रण विधि क्या है, चलो देखो, 16% क्या हो रहा है, लाभ। 16% लाभ होने का मतलब आप कितने परसेंट बेच रहे हो, 16% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 100% तो हमारी खरीद और 16% ऊपर कमा रहे हैं हम, तो हम ग्राहक को बेच रहे हैं 116%, ऐसा लिखो, ठीक है। इसको अलग कर दिया। दूसरी बार देखो, 12% क्या हो रही है, हानि, तो आप वस्तु को कितने में बेच रहे हो, तो 12% आपको लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब हानि का मतलब क्या होता है कि हमें उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, मतलब 12% पैसा जो है मेरे पास कम पड़ रहा है, तो हम जो खरीद के लाते हैं वो है 100%। अगर 12% पैसा मेरे पास कम पड़ रहा है, मेरे पास वो पैसा नहीं आ रहा है, तो मेरे पास पैसा आ कितना रहा है, सिर्फ 88% आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि 12% का तो नुकसान हो गया। अब आगे ये बोल रहा पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि हुई, तो पूरे सौदे में न लाभ न हानि, इसका मतलब जितने की वस्तु हमारी थी बस उतना ही पैसा वापस मिल गया है, कम से कम न तो नुकसान हुआ है न फायदा हुआ, तो इसका मतलब हमें कितना पैसा मिला, 100%, जितने का हमारा था उतना ही मिल गया। अब एलिगेशन मेथड क्या होता है, सेंटर वैल्यू एक तरफ से जो है वो छोटी होती है और एक तरफ से वो वैल्यू बड़ी होती है, और सॉल्व करने का तरीका होता है इसका डिफरेंस, आपको लेना है इधर का अंतर इधर और इधर का अंतर इधर, तो 100% में से 88% लेस करो, कितना आया, 12%, ये यहां से 12%, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आया, तो ये आया 16%, ये 16%, और एलिगेशन मेथड में हमेशा यहां पर अनुपात में ही आंसर आता है, यहां से परसेंटेज परसेंटेज कैंसल, 4 के पहाड़े से 3 बार, ये 4 के पहाड़े से 4 बार, ये हो गया 3:4, मतलब इधर जो वस्तु बेची होगी उसका अनुपात है 3 और इधर जो वस्तु बेची होगी उसका अनुपात है 4, ठीक है। क्रय मूल्य का अनुपात कॉस्ट प्राइस है ये। अब देखो इसने क्या बोला था, जो लाभ पर बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस बताओ कितनी है, तो जो हमने लाभ पर बेचा है उसका आंसर निकालना है भाई 3 का मतलब कितना है, तो अनुपात में कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो ज्ञात करना है उसको लिखेंगे ऊपर, फिर यहां टोटल पैसा कितना है 840, 840 अगर टोटल है तो नीचे आएगा अनुपातों का टोटल, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, और 7 से कट करो कितना आया 120, और 12 3 जा 36, मतलब वस्तु कितने रुपए की है, ये वाली 360 रुपए की, तो ये हो गया आंसर आपका 360, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, तो विक्रय मूल्य फिक्स कर रखा है, यदि इसे इस मूल्य के मतलब जो वैल्यू फिक्स है उसके, तो मैं लिख लेता हूं इसको आपको समझाने के लिए कि विक्रय मूल्य जो डिसाइडेड है पहले से उसके, तो विक्रय मूल्य के 2/3 मूल्य पर अगर बेचा जाता है, तो बेचा जाता है, यहां से आपको समझा रहा हूं, कहीं यहां पर ध्यान ना, बेसिक में मत चले जाना कि मानना कि विक्रय मूल्य क्या है, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी देखो क्या है, फ्रैक्शन जब भी कभी आ जाए हमेशा याद ना, जब भी बटाबटी की संख्या फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करते हैं, उसके पास में का के की लिखा हुआ आए, तो याद रखना का के की जो लिखा हुआ है उसके पास में जिसका नाम होता है, पूरी मैथ्स में कह रहा हूं हर जगह जिसका नाम होता है वो वैल्यू होती है उसकी हमेशा नीचे वाली, और जिसका नाम इससे पहले आ जाए या बाद में आ जाए उसकी वैल्यू होती है ऊपर वाली। जैसे देखो क्या लिखा है, विक्रय मूल्य के 2/3 मूल्य में बेचा जाता है, मतलब सेकंड बार जितने में बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है वो आपको दे रखा है कि वो 2 में बेच रहा है।
इसका मतलब जो डिसाइडेड रेट है वो है 3। ठीक है, डिसाइडेड पहले से जो रेट है वो कितनी है 3 रुपए, और बाद में वो कितने में बेच रहा है 2 रुपए में। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, बेचा जाता है तो 10% हानि होती है। मतलब 3 रुपए डिसाइडेड थे पहले से, अगर 2 रुपए में किसी चीज को बेचेगा तो वो कह रहा है आपको 10% का नुकसान होगा। तो इसका मतलब 2 रुपए में बेचेगा, सेलिंग प्राइस। अगर 2 रुपए में बेचता है तो बताओ ये 2 रुपए कितने परसेंट के बराबर है। तो 2 रुपए में मैं ग्राहक को कोई चीज बेच रहा हूं और क्या बोल रहा हूं कि 10% नुकसान हो गया यार आज तो 10% नुकसान हो गया, मतलब मेरे पास जो पैसा आया वो कितने परसेंट का आया, 90% का ही आया, बाकी 10% तो नुकसान हो गया। तो इसका मतलब 2 रुपए जो मेरी जेब में आए हैं वो कॉस्ट किसकी है, 90% की है। तो 90% जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं यहां से निकाल दूं 100% कितना है, मतलब हमारे वो वस्तु कितने की पड़ी, बोले तो क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो अगर मैं पता करूं 100% कितना है तो 100% ज्ञात करना है, वो ऊपर, जो परसेंटेज पता होता है वो नीचे, और वैल्यू को हमेशा साइड में इधर लिख दो। ठीक है, अब देखो यहां से 0 से ये 0 हो गया, और यहां से देखा जाए तो कितना है 20, और 20/9। इसका मतलब यहां से क्रय मूल्य कितना हुआ, 20/9। ठीक है, आप चाहो तो इसको भाग भी बोल सकते हो कि 3x प्राइस पहले से थी, या 3 भाग प्राइस थी, बाद में 2/x में बेच दिया गया, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और 2 में बेचने से क्या हो रहा है, 10% हानि हो रही है, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है, 90% के बराबर है। तो हमें पता करना है 100% किसके बराबर है, तो 20/9 लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि निश्चित मूल्य पर बेचते तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। जो है प्राइस, अगर जो है तो पहले से प्राइस कितनी थी 3, वो कह रहा अगर मैं 3 भी बेचता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता। तो एक बात समझो, आप लाए कितने में हो, 20/9 में, तो आपकी कॉस्ट प्राइस है 20/9, बेचना कितने में चाहते हो, 3 में, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो पहले हम पता करते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो पता कर लेते हैं। तो 3 रुपए में अगर आप बेचते और लाए हो 20/9 में, तो इसका मतलब है यहां से 9 3 27, 27 माइनस 20, मतलब यहां से ये गया कितना 7, तो 7/9 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, और वो पूछेगा किसमें, परसेंटेज में, कि कितने परसेंट प्रॉफिट होता आप तो ये बताओ। तो इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ 7/9 का। लाभ या हानि कहां से होती है, हमेशा क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है 20/9, ये 20/9 और इंटू लगा दिया 100। कभी भी 2 संख्या ऊपर और 2 संख्या नीचे होती है तो दूसरी संख्या से चौथी संख्या कट जाती है। तो यहां से बचा क्या, 7/20 इंटू 100, और 20 से 100 कट गया 5 बार, और 7 इंटू 5 हुआ 35%। इसका मतलब है यहां से जो प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट कितना हो जाता, 35% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट दे रखा है, बहुत इजी सा सवाल था ये। 7 की पावर अगर 105 हो तो इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक हमेशा मैं 2 कैटेगरी पढ़ाता हूं, एक कैटेगरी है 5610। ये 4 अंक ऐसे हैं, इनकी घात कितनी भी हो इनका इकाई अंक ये सेम ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो बच गए कौन, 2 3, फिर यहां से 2 3 4 5 6 इधर हो गया, फिर 7, फिर 8, और फिर कौन सा 7 8 और 9। ये 6 अंक जो है इनकी घात कितनी भी आ जाए उस पर हमेशा 4 का भाग लगाना है। अब बहुत सारे ये भी बोलेंगे सर 4 और 9 में तो लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं सब में 4 का भाग ही लगाओ। ठीक है, एक कैटेगरी ये है ना, दूसरी कैटेगरी ये, सब में 4 का भाग लगाओ और पता करो शेषफल क्या है। तो यहां से अगर मैं 4 का भाग लगाऊं तो 4 का भाग लगाने पर शेषफल आएगा 1। इसका मतलब है 7 की घात 105 का आंसर और 7 की घात 1 का आंसर सेम ही आएगा, और 7 की घात 1 का आंसर कितना होता है 7, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 7। ठीक है, नेक्स्ट, एक लड़के से किसी निश्चित संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया, जिससे उसका आंसर जो है वो 324 अधिक आया। तो बताओ वो संख्या क्या है। अगर मैथ सीखनी है तो 2 मिनट का टाइम आपको लगेगा जरूर ज्यादा। ठीक है, कैसे, तो एक बात बताओ, 2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है। अब ये मत बोलना 6 होता है, 2 इंटू 3 का मैं कह रहा हूं मतलब क्या होता है। 2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों देखो 2 जो है वो 2 अगर मैं कहूं ऐसा लिखा हुआ होता है 2 + 2 + 2, तो इसका मतलब ऐसा समझो जब आदि काल में लोग पहले जो हैं उस समय जब रहे होंगे तो यहाँ पर संख्याओं को जोड़ते होंगे शायद, और उसके बाद गुणा का आविष्कार हुआ होगा। थोड़ा सा डीप में जाना मैथ्स को सीखने के लिए, अगर मैं 2 को 3 बार लिखूं और फिर इसको मैं अगर जोड़ूं तो 2 + 2 + 2 करूंगा तो 6 आएगा।
इसकी जगह अगर मैं ऐसे करूं कि 2 को 3 बार जोड़ना है, इससे अच्छा 2 को 3 से गुणा ही कर दूं, तो बात तो एक ही है। तो ये चीज याद रखना कि गुणा का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग है 2 जो है वो 3 बार जोड़ा गया है। गुणा का मीनिंग ये है कि 2 को 3 बार जोड़ा गया है, या फिर आप रिवर्स भी बोल सकते हो कि 3 को 2 बार जोड़ा गया है। आंसर दोनों का सेम आएगा। आई बात समझ में? तो कभी भी किन्हीं संख्याओं को जोड़ते हैं हम, तो उसको हम गुणा में ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब ये क्यों बोला है, आ जाओ सवाल पे। सवाल क्या लिखा हुआ है, एक संख्या है, उसको कोई संख्या है जिसको 25 से गुणा करना है। हमें वो संख्या पता नहीं है, वो संख्या A to Z कोई भी हो सकती है, इसलिए हम उस संख्या को क्या बोलते हैं कि वो संख्या कोई भी होगी, हमें नहीं पता है। उस संख्या को 25 से गुणा करना है। इसका क्या मतलब हुआ, किसी संख्या को अगर मैं 25 से गुणा करूं तो इसका मीनिंग समझो क्या है। इसका मीनिंग है कि वो संख्या में 25 बार जोड़ रहा हूं। बात आई समझ में? उस संख्या को मैं 25 बार जोड़ रहा हूं, ठीक है। लेकिन वहां आगे क्या है, परंतु उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया। मतलब जिस संख्या को 25 बार जोड़ना था उसने 25 बार नहीं जोड़कर उस संख्या को किससे गुणा करा दिया, 52 से। मतलब उसे 52 बार जोड़ दिया। आया कुछ समझ में? तो रट्टा मारने से बेटर है समझना कि जिसको जोड़ना था 25 बार उसको जोड़ दिया 52 बार। अब आप सोचो कितनी बार ज्यादा जोड़ दिया उसने, तो उसने उस संख्या को 27 बार ज्यादा जोड़ दिया। तो 27 बार उस संख्या को ज्यादा जोड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आंसर ज्यादा ही आएगा। तो आंसर ज्यादा आया कितना है, तो आंसर ज्यादा आया है 324। तो सोचो 324 किसकी वजह से ज्यादा आया, आपने जितनी बार ज्यादा जोड़ा उसकी वजह से। तो इसका मतलब हुआ कि 324 जो आपका आंसर आया है वो किसकी वजह से आया, x मल्टीप्लाई 27 की वजह से। अब आते हैं x का मान कितना है, मतलब वो संख्या कितनी है। तो 324 में 27 का भाग लगा दो। अब 27 का भाग लगाओ, कितनी बार गया, एक बार। फिर कितना बचा 54, 54, और 54 का मतलब कितना, 2। इसका मतलब संख्या जो है वो संख्या कितनी हो गई, 12। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, वो है 12। डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है 200 तथा 400 के बीच में 2, 3, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। फिर वापस याद रखना, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ मैं लिखूंगा, ध्यान रखना। कभी भी मैथ्स में अलग अलग संख्याओं का भाग लगाना पड़े तो याद रखना अलग अलग संख्याओं का हम कभी भाग नहीं लगाते हैं। हम हमेशा उन संख्याओं का क्या निकालते हैं, एलसीएम। और फिर हम भाग किसका लगाते हैं, एलसीएम का भाग लगाते हैं। अब आते हैं 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा। तो सब जानते हैं बच्चे कि भाई स्कूल में एलसीएम सब ने ऐसे सीखा तो हो गई कि इस तरह से भाग लगाते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, क्योंकि बहुत सारा रीड लेवल 1 की तैयारी करने वाले जो बच्चे होंगे उनके तो चैप्टर भी है एलसीएम एचसीएफ। हमेशा याद रखें एलसीएम देखो, जब किसी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में जाए तो छोटी संख्या को एलसीएम में लेने की जरूरत नहीं होती है। और इसको अक्सर मैं क्लास में कैसे बोलता हूं कि अगर यहां पर छोटी संख्या का भाग बड़ी में जाए तो ये समझो ये पिताजी खड़े हैं और ये बेटा है। अब बेटा और पिताजी दोनों मीटिंग में जाए ऐसा जरूरी नहीं है। पिताजी क्या बोलेंगे, तू निकल मैं सब संभाल लूंगा। मतलब छोटी संख्या को लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको संख्या देखो क्या बची, 3 और 4। जब भी कभी दो पड़ोसी संख्या हो या फिर ऐसी संख्या हो जिनमें कॉमन कुछ नहीं हो, उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। तो इसका मतलब 3 × 4 एलसीएम कितना हो गया, 12। तो अब वो बोल रहा है कि 200 तथा 400 के बीच में 12 से भाग जाए ऐसी कितनी संख्या है। तो यहां पर 200 और 400, तो 200 में मैं भाग लगाऊंगा 12 का और 400 में भाग लगाऊंगा 12 का। तो पता चल जाएगा कि इससे भाग जाने वाली संख्या कितनी है। और जिन बच्चों को अगर ये सवाल याद है कि याद कर रखा सर हमने, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप समझना कि ये भाग लगा क्यों रहा हूं मैं, भाग क्यों लगाते हैं हम ऐसे। तो देखो एक छोटी सी बात बताता हूं, 1 से लगाकर 20 तक 3 से भाग जाए ऐसी कितनी संख्या होती है, 3 से भाग जाए ऐसी कितनी संख्या होती है। तो सीधा 20 में भाग लगा दो 3 का, 3 का भाग लगाओ 20 में कितनी बार गया, 6 बार। अच्छा पॉइंट नहीं लेना है, सिर्फ पूरा कितनी बार गया, तो कितनी बार भाग गया, 6 बार। ये 6 आपको क्या बताता है पता है, ये 6 आपको ये बताता है कि आपने 20 में जो भाग लगाया 3 का, तो 1 से लगाकर 20 तक 3 से भाग जाए ऐसी 6 संख्याएं आपके पढ़ चुकी है। एक्चुअल में भाग का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब देखो आप कि अगर मैं 12 का भाग 200 में लगाऊंगा तो यहां से आंसर कितना आ रहा है समझना। 12 का भाग लगाया, एक बार गया, फिर कितना आया 80, तो 12 6 72 60, यहां सॉरी 72,
16 बार गया। ये 16 आपको क्या बता रहा है कि 1 से लगाकर 200 तक 12 से भाग जाए ऐसी संख्याएं 16 पढ़ चुकी हैं, लेकिन हमें निकालनी है 200 से 400 के बीच वाली। तो लेकिन ये 16 पढ़ चुकी है, मतलब ये तो निकल गई है। तो अब हम 12 का भाग यहां लगाते हैं, 12 3 36, वापस आया 4 0, 12 3 36, मतलब 1 से लगाकर 400 तक 12 से भाग जाए ऐसी 33 संख्या पड़ती है। अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितनी पड़ती है, तो 16 तो निकल गई है, तो इसका मतलब 33 माइनस 16 कर दो, तो बीच में कितनी संख्या पड़ेगी, 17 संख्या पड़ेगी। तो इसका आंसर कितना हो गया, 17 17। डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है किसी संख्या को दुगुना करके। अब यहां पर देखो कोई नंबर है जिसको डबल करो। अब हमें नंबर तो पता ही नहीं है, तो A to Z अपनी मर्जी से कोई नंबर आप ले सकते हो, लेकिन वो नंबर आप संख्या में नहीं ले सकते, क्योंकि सवाल में कहीं न कहीं वो 20 जोड़ रहा है यहां पर, तो आप जोड़ोगे कैसे। इसलिए ऐसी कंडीशन जब हमारी मजबूरी हो तो हमें फिर x लेना पड़ता है। तो कोई नंबर है जिसको मैं डबल कर दूं, दुगुना मतलब 2x कर दिया, फिर उसमें 20 जोड़कर, ये 20 जोड़ दिया, 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, वही उत्तर प्राप्त हो, मतलब ये जो आंसर आ रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ और बोल रहा है, वही उत्तर प्राप्त हो जो संख्या को, मतलब वापस नेक्स्ट कंडीशन, संख्या को 8 से गुणा करके, संख्या को 8 से गुणा करना मतलब 8x हो गया, 8 से गुणा करके और गुणनफल, गुणनफल मतलब ये एक साथ, इसको बोलते हैं गुणनफल, गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है। मतलब इसका आंसर और इसका आंसर सवाल कह रहा है कि बराबर है, ऐसे। ठीक है, अब यहां से, अच्छा सवाल कहां है, ये फर्स्ट ग्रेड में बेसिक पूछा गया था। अब यहां से मैं उधर भेज दूं इसको, तो ये उधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो 20 यहां पर है, 4 इधर आएगा तो किसका हो गया प्लस, और 8x में से 2x चला गया तो ये हो गया 24 इज इक्वल टू 6x, और x का मान कितना हुआ, तो 24 में 6 का भाग लग जाएगा, तो यहां से आंसर कितना आया, 4। इसका मतलब संख्या जो है वो कितनी है, 4 है, तो ये संख्या 4 हो गई। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई, अच्छा ये कहां है, रीड लेवल 1 का सवाल है, रीड लेवल 1 में आया हुआ है। ठीक है, आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई है 17 मीटर और परिमाप है 46 मीटर। जब आप आयत पढ़ोगे ना, या फिर आप चाहो तो मेरी जो ऐप है उस ऐप में आप जाना, फ्री वीडियोस में आयत का पहला वीडियो पड़ा हुआ है, आयत का पहला वीडियो वो फ्री में अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं आपका। वहां जाके एक बार पढ़ना कि विकर्ण नाम की चीज क्या होती है, परिमाप नाम की चीज क्या होती है, आपको पता चलेगा। वहां जाके आप जरूर देखना एक बार क्या होता है। देखो यहां से कभी भी आयत में अगर विकर्ण का नाम आता है डायगोनल, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आयत का जो विकर्ण होता है ना, वो विकर्ण जो होता है वो हमेशा पाइथागोरस की वजह से आता है। पाइथागोरस का जो कर्ण होता है, जो हम ट्राइंगल में बोलते हैं हाइपोटेनियस, वही यहां पर डायगोनल होता है। और यहां से मैं हमेशा बोलता हूं कि याद रखो, आयत के कारण आपको पाइथागोरस के सेट याद करने हैं, तो वो आपके आयत में काम आएंगे, वो आपके ट्राइंगल में काम आएंगे, वो आपके बेलन, शंकु, गोला में काम आएंगे। मतलब पाइथागोरस आपके 5 चैप्टर में काम आते हैं। और जिन बच्चों को पाइथागोरस के सेट याद है उनके लिए सवाल मौखिक हो जाएगा। तो देखो कैसे, तो पाइथागोरस के सेट क्या है, 3 4 5, 3 और 4 अगर लंबादार हो तो उसका कर्ण हमेशा 5 आता है, 6 और 8 अगर लंबादार हो तो उसका कर्ण हमेशा 10 आता है। मतलब जो सेट एक याद कर लो उस सेट का डबल कर लो, वो आपका ऑटोमेटिक पाइथागोरस का सेट ही बनेगा। अगर मैं इसी नंबर को और गुणा कर दूं जैसे 3 से, तो भी पाइथागोरस का सेट ही बनेगा। जैसे यहां से 3 3 9, 4 3 12 और 5 3 15, 9 और 12 लंबादार हो तो उसका कर्ण 15 ही आएगा। ठीक है, अब देखो और पाइथागोरस ने जो सेट दिया वो क्या है, तो और सेट यहां से 5 और 12 अगर लंबादार हो तो उसका कर्ण आएगा हमेशा कितना, 13, 5 12 13, 8 15 17, ठीक है, 7 24 25, 20 21 29, बस ऐसे ये सेट याद करने हैं। ठीक है, एक बार याद करने देना, आप एग्जाम में याद करोगे कि हाँ सर ने कुछ बोला था। अब देखो आगे, ये बोल रहा है कि विकर्ण है 17, तो हमारे पास कहीं पर भी पाइथागोरस में कर्ण 17 है क्या, देखो तो यहां पर है, ये बिल्कुल 17 है। इसका मतलब सेट कौन सा है, 8 15 17 वाला सेट है।
ठीक है। अब आगे क्या दिया है, पेरीमीटर परिमाप। पेरीमीटर कितना है 46 मीटर। जब भी कभी आयत का परिमाप आता है हमेशा मैं एक ही लाइन बोलता हूं कि परिमाप का हमेशा आधा करो। क्या करो, आधा। और पेरीमीटर का हाफ करते हो आधा, उससे मिलता है l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हो गया कितना, आधा, 23 के बराबर। मतलब ये है कि आप अभी जो आयत यूज कर रहे हो उसका हाइपोटेनियस कर्ण या डायगोनल वो कितना होना चाहिए, 17। उसके बाद l प्लस बी का मान होना चाहिए 23, ये होना चाहिए। तो एक बात समझो, यहां से है ये 17 क्या है, कर्ण या विकर्ण का मान, और l प्लस बी का मान देखो क्या 23 हो रहा है क्या, तो 8 15 और 8 23 बिल्कुल हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो सवाल यहां से उठाया हुआ था, ये रीट लेवल 1 का सवाल है, तो यहां से उठाया था। जिस बच्चे को सेट याद है उसका काम हो गया कि 8 15 17 का सेट है। पूछा क्या है, पूछा था खेत का एरिया बताओ, क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी, L इंटू बी, 8 इंटू 15, और 15 8 कितना हुआ, 120। ये हो गया आपका आंसर 120, 120। अब इसी सवाल को बेसिक से करके देख लेना, आप याद करोगे कि मैंने सही बोला था, क्योंकि इसको बेसिक से करने पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में कहां कहां से गुजरना पड़ेगा, इससे अच्छा है सेट ही याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक वर्गाकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल है 961। तो यहां से वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल कितना है 961, ये हो गया। अब आगे क्या लिखा है, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान, इससे 4 गुना बड़ा वर्गाकार मैदान है, उसका परिमाप क्या होगा, ये निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सॉल्यूशन किया होगा ना, क्या किया होगा मैं बताता हूं। 961 जो है वो किसी न किसी का स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल है, तो ये स्क्वायर किसका होता है 31 का, तो ये भुजा हो गई इसकी 31 साइड। ठीक है, अब लिखा है इससे 4 गुना बड़ा एक वर्ग है, तो इससे 4 गुना बड़ा एक वर्ग है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इससे 4 गुना बड़ी भुजा लेंगे, इसकी भुजा निकालेंगे, फिर उससे 4 गुना बड़ी भुजा निकालेंगे, जो बिल्कुल गलत है। भाई सवाल में लिखा है इससे 4 गुना बड़ा, इससे मतलब क्षेत्रफल से, तो इसके क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा एक और क्षेत्रफल है, तो 961 मल्टीप्लाई 4 करना है, मतलब इससे 4 गुना बड़ा क्षेत्रफल है, और परिमाप इसका निकालना है। अगर मुझे यहां से इसका परिमाप निकालना है तो पहले साइड इसकी भुजा निकालूंगा, और इसकी भुजा कितनी होगी, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा उसका रूट निकाल दो कि ये किसका स्क्वायर है। तो 961 है किसका, 31 का, और 4 किसका है, 2 का, मतलब इसकी भुजा आई 62, ये हो गई इसकी भुजा। और परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, कभी भी याद मत करो परिमाप, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। यहां भुजाएं कितनी है 4, तो 4 इंटू भुजा, मतलब 4 भुजा की जय हो, तो यहां से है पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू भुजा, और 4 का गुणा करो 248, ये हो गया इसका पेरीमीटर 248। डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है एक वर्ग की भुजा में 5% अधिक नापने की त्रुटि हो जाती है, तो क्षेत्रफल नापने में कितनी त्रुटि होगी, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन। सभी चैप्टर मतलब 2D के 5 और 3D के 5 जो टॉपिक होते हैं आपके 10 चैप्टर जो होते हैं, उन सब में क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसका फॉर्मूला प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला यूज किया करो। अभी क्या बोला इसने, 5% की गलती हो गई, तो 5% की अगर मान लो गलती हो गई, तो 5% यहां से गलती हो गई, तो आगे वापस 5%, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है, तो भाई अगर ये आयत होता ना तो एक जगह लंबाई और एक जगह हम चौड़ाई लिखते, ये वर्ग है तो दोनों जगह सेम लिखेंगे 5 5, और ये क्या प्लस या माइनस किससे आता है, जब आप ए और बी का गुणा करोगे तो उनके साइन क्या चल रहे हैं, इसका ही प्लस इसका ही प्लस, तो ये भी फिर प्लस ही आएगा, और 5 इंटू 5/100। ठीक है, तो 5 5 कितना हो गया, ये हो गया 10, और 25 बटा कितना हो गया 100, तो 25/100 का मतलब है 0.25, तो टोटल जोड़ा जाए तो कितना आया 10.25%, तो क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आएगी 10.25% क्षेत्रफल आपका गलत हो जाएगा, ये हो गया 10.25%। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब जो है यहां से जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी मैथ्स कमजोर है या हमें मैथ्स नहीं आती है, आपको मैं बता दूं मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उससे माना कि एक्स जो है नी के बराबर आता है। मैं चाहता हूं कि आप मैथ्स को सीखो, रट्टा मार के जाने से कुछ नहीं होगा। अभी 2025 और 2026 राजस्थान में सरकारी नौकरियों का दौर चल रहा है, जिसमें लगना है लग जाओ, लेकिन उसके लिए मैथ्स हर एक में आएगी। मैथ्स और रीजनिंग का पाला छूटने वाला नहीं है। पशु परिचर जिन्होंने अभी दी है
ना उनसे पूछो, 17.5 लाख बच्चे थे ना, जिसमें से बहुत सारे नहीं गए, लेकिन उन्हें पूछो वो 25 क्वेश्चन जो मैथ्स के आए थे ना, उसमें कितनी हवा लगी और कितने नहीं लगी। इसलिए ध्यान रखना, इतनी सारी जनसंख्या अगर एग्जाम देने जाएगी तो पेपर का लेवल थोड़ा तो बढ़ाएगा। अब थोड़ा लेवल बढ़ा और बहुत सारे जो रट्टा मार के एग्जाम में गए वो वहां जाके भूल जाते हैं, और ये याद ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर आपको मैथ सीखनी हो तो अभी मेरे जो कोर्स है उन कोर्स पे 90% जो है वो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, और उस कोर्स की वजह से 90% डिस्काउंट की वजह से देखो, रीड लेवल 1 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपए मिल रहा है। ठीक है, मैथ्स, सिर्फ मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं मैं, तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग मिलेगी आपको, दूसरे सारा जीके वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये प्राइस है। पटवार की तैयारी कर रहे हो 199 में, पटवार वीडियो दोनों की तैयारी कर रहे हो तो 349 में। ऐसे बहुत सारे मैंने कॉम्बो भी बना रखे हैं, आप ऐप में जाके एक बार जरूर चेक करना। और जो आईफोन वाले हैं अगर इंस्टॉल नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना, स्क्रीन पे नंबर आ ही रहे होंगे। चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है। फिर आगे के अंतःव्रत और परिव्रत, इन सर्कल, ये इनर सर्कल और आउटर सर्कल, ये है यहां से सर्कल, अंतःव्रत, और दूसरा कौन सा है? परिव्रत, ये हो गया परिव्रत, दो ये सर्कल हो गए। फिर ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस अलग अलग होगी इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया, और यहां से पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। तो हमें पता क्या करना? सिर्फ रेडियस पता करनी है। अब देखो यहां से मैं रेडियस लेता हूं इस छोटे वाले सर्कल की, तो यहां से वो लाती है लाइन, ये रेडियस है। अच्छा, इनकी रेडियस आएगी कहां से? देखो ये सीधी एक लाइन डाल दो, और ये जो होता है ना, ये माध्यिका का जो सेंटर होता है, तो यहां से जो सेंटर है, यहां की जो लंबाई है, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा यहां से यहां तक, क्योंकि रेडियस है। तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और आपको पता होगा कि यहां से ये ऊपर का जो है ना, वो भी 1 ही होता है। जो यहां से केंद्रक होता है ना, सेंट्रोइड, वो हमेशा यहां पर इसको माध्यिका को 2:1 में बांट देता है। तो 2:1 में बांटता है, इसका मतलब ये होता है कि छोटी वाली जो है वो 1 होती है और बड़ी वाली लंबाई 2 होती है। तो इसका मतलब छोटी वाली जो है वो छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या है, और जो बड़ी लाइन है वो बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई? 1। तो यहां से छोटे वाले की त्रिज्या हुई 1, और बड़े वाले की रेडियस त्रिज्या कितनी हुई? 2। तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो अनुपात क्या हुआ? 1:4। ये हो गया आंसर, 1:4। डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि पेन भी नहीं हिलता है, सवाल करे कैसे? तो यहां से क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो, √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर। ठीक है, और कितना दे रखा है? 4√3 दे रखा है। अब क्या करेंगे यहां से? तो हमें निकालना है भुजा कितनी है। इधर √3 है, उधर भी √3 है, √3 से √3 कैंसिल कर दो। अब यहां से देखो 4 नीचे है, इधर भेज दो। a स्क्वायर बराबर 4 × 4 कितना हो गया? 16। तो भुजा का मान कितना हुआ? भुजा का मान हुआ 4। ये हो गया भुजा का मान। ठीक है, अब आगे इसने क्या पूछा है? बताओ प्रत्येक भुजा की लंबाई, बस भुजा ही पूछी थी, हो गया काम, ये हो गया हमारा 4। डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक वर्ग है तथा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। तो एक वर्ग है, ये देखो, ये हो गया एक वर्ग, और फिर है एक समबाहु त्रिभुज, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, इनके पेरीमीटर सेम है, परिमाप। फिर आगे क्या है? जो वर्ग का विकर्ण है उसकी लंबाई है 12√2, ये है डायगोनल विकर्ण। और विकर्ण जब भी होता है उसके पीछे अगर √2 लगा हुआ होता है वर्ग के विकर्ण में, तो जो आगे लिखा हुआ होता है वही आपकी भुजा साइड होती है। इसका मतलब इस सवाल में भुजा 12 है, तो इसकी भुजा 12 है, ये हो गया 12। अब वो बोल रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है और इसका जो पेरीमीटर है वो सेम है। तो अब सोचो, परिमाप अगर सेम है तो इसका परिमाप कितना हुआ? सभी भुजाओं का योग, अभी बोला था मैंने आगे, तो सभी भुजाओं का योग 12 12 12 कितनी बार? 4 बार। तो 12 12 12 4 बार कितना हुआ? 48। 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। इसका परिमाप भी सेम है, लेकिन भुजाएं 3 है, मतलब हमें 48 को कितनी टुकड़ों में बांटना पड़ेगा? 3 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां हुआ 16 16 16, ये हो गया 3 टुकड़े, क्योंकि 3 बराबर टुकड़ों में बांटना था 48 को। अब क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? भाई साहब पूछ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला √3/4 और भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर में मैं हमेशा 2 बार लिखता हूं, कारण क्योंकि काटने में एक तो आसानी हो जाती है और गुणा करने में वापस आसानी हो जाती है। तो 16 × 4 64,
और 64√3। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट वाला। डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 16। एक सम चतुर्भुज है जिसका परिमाप जो है 52 मीटर है। जब भी कभी सम चतुर्भुज आता है, हमेशा याद रखें सम चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं, वो दोनों विकर्ण हमेशा जहां कटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, सभी जगह, चारों जगह, ठीक है। और 90 डिग्री का कोण बनाने की वजह से जो एक एक टुकड़ा होता है वो आपका समकोण त्रिभुज, सही है, समकोण त्रिभुज बनाएगा। और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इसका मतलब है कि एक त्रिभुज का कर्ण का काम करती है एक समचतुर्भुज की जो भुजा होती है ना, वो मतलब हाइपोटेनियस और साइड, ये उसका काम करती है। तो अब सवाल वाला कह रहा है कि इसकी समचतुर्भुज का जो पेरीमीटर है, अब ये मत बोलना कि पेरीमीटर क्या होता है, बार बार बोल रहा हूं, याद नहीं करना है। अगर पेरीमीटर है मतलब चारों भुजाओं का टोटल, चारों भुजाओं का टोटल कितना है 52, चार भुजाएं हैं, उन चारों भुजाओं का टोटल अगर 52 है तो एक एक भुजा कितनी कितनी हुई, तो एक एक भुजा कितनी हुई, तो 52 में 4 का भाग लगा दो, तो एक एक भुजा हो गई कितनी 13। इसका मतलब भुजा जो है वो 13 है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां जो त्रिभुज काम आ रहा है उस त्रिभुज का कर्ण 13 है, क्योंकि ये त्रिभुज का काम करता है इसलिए। और अब आपको बता दूं पाइथागोरस, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, ऐसे काम आता है। पाइथागोरस में 13 वाला कोई कर्ण है क्या सेट, तो याद करो एक सेट है 5 12 13। इसका मतलब 13 अगर कर्ण है तो इसका मतलब एक तरफ भुजा 5 रही होगी और दूसरी भुजा उसके 12 रही होगी। तो यहां पर ये है 13, तो छोटी वाली को मान लो 5, तो बड़ी वाली कितनी हो गई 12, लेकिन यहीं तक, ठीक है। अब इधर वाला 12 है तो इधर वाला ही 12 होगा, इधर वाला 5 है तो इधर वाला ही 5 होगा। ये हो गए इसके दोनों विकर्ण। पूछा क्या है, इसके बड़े विकर्ण की लंबाई बताओ। तो बड़ा विकर्ण कितना हुआ, तो भाई इधर से 12 है तो इधर से 12 ये और हुआ, तो पूरा विकर्ण कितना हुआ 12 और 12 कितना हो गया 24। तो यहां से पूरा हो गया 24, ये हो गया 24। डन। चलो नेक्स्ट देखो, यदि एक वृत्त है और एक वर्ग है, उनके क्षेत्रफल समान है, तो एक वृत्त है सर्कल, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। फिर वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, वो दोनों क्या है बराबर, ये बराबर हो गया। आगे बोला है उनके पेरीमीटर का अनुपात बताओ। तो एक सर्कल का परिमाप क्या होता है, परिधि या परिमाप सरकमफेरेंस क्या हुई 2 पाई आर। फिर यहां पर जो वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 इंटू भुजा, ये हो गया 4 इंटू भुजा। मतलब हमें यहां पर किसी एक की वैल्यू रखनी पड़ेगी, अगर यहां ए की वैल्यू रख देते हैं तो काम हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर अगर इसके बराबर है, किसके बराबर पाई आर स्क्वायर, तो अगर ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बराबर है तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो इसके रूट लग जाएगा बस, तो ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। लेकिन रूट से बाहर जो है वो कौन निकल जाएगा, आर बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां से आर और रूट के अंदर पाई, ये हो गया किसका मान ए का मान। तो यहां से देखो 2 पाई आर और यहां पर 4 का 4 और ए का मान हो गया आर और रूट पाई, ये हो गया। अब यहां से इधर देखो आर है, इधर भी आर है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, ये 4 है 2 बार कट गया, वो रूट पाई है और ये पूरा पाई है। और आप सब जानते होंगे कि जो रूट 2 इंटू रूट 2 जब होता है तो कितना आता है, पूरा 2 आता है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि रूट पाई दोनों मिलकर किसके बराबर होता है, पाई के बराबर। तो इसकी जगह ये यहां पाई जो लिखा है, अगर मैं इसको रूट पाई लिख दूं और इधर देखूं तो इधर भी देखो क्या बैठा हुआ है, पाई बैठा हुआ है और आगे उसके 2 लगा हुआ है, तो एक रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया, तो बचा है क्या, बचा है अंडर रूट पाई और यहां पर बचा 2, तो रूट पाई अनुपात 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, एक चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्रीय वृत्त, मतलब दोनों का केंद्र सेम है, तो दो सर्कल है उनका केंद्र सेम है। फिर क्या बोल रहा है, यहां से क्षेत्रफल है 154, तो यहां से एक का क्षेत्रफल है 154 और दूसरे का क्षेत्रफल कितना है 616, ये बड़े वाले का 616। और जब भी मैं सर्कल पढ़ाता हूं, अच्छे से जो बच्चे पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, कभी भी ये 616 154 ये पाई आर स्क्वायर के बराबर रख के फालतू का काम नहीं करना है। हमेशा मैं कहता हूं ये याद रख लो, त्रिज्या 7, उसका व्यास डायमीटर 14, उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर, सरकमफेरेंस 4 और पाई आर स्क्वायर का मान पाई आर स्क्वायर 154। मतलब त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास 14 होता है, पाई आर 2 पाई आर
स्क्वायर जो परिधि है वो 44 होती है और उसका क्षेत्रफल 154 होता है। बहुत काम आता है, बहुत, इसलिए मैं कहता हूं याद कर लो इनको। और एक टेबल भी पढ़ाता हूं मैं पूरी। अब देखो इसका डबल करो, अगर त्रिज्या रेडियस डबल होती है, त्रिज्या डबल होती है तो उसका व्यास भी डबल हो जाता है, उसकी परिधि भी डबल हो जाती है और क्षेत्रफल डबल का स्क्वायर मतलब इसका 4 गुना हो जाता है 616। ऐसे ये चीजें काम आती है एग्जाम में। अगर 154 154 अगर यहां एरिया है क्षेत्रफल तो उसकी त्रिज्या हमेशा 7 होती है। अगर क्षेत्रफल 616 है तो उसकी त्रिज्या 14 होती है। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई 14 है और अंदर वाले की लंबाई 7 है। अब वो पूछ रहा है कि चक्राकार की चौड़ाई बताओ। भाई यहां से यहां तक की ये जगह बताओ, तो टोटल है 14, उसमें से ये कितना है 7, तो बाकी का बचा कितना 7 हुआ। तो यहां से आंसर कितना आया 7 आया। ऐसे होते हैं कंपटीशन एग्जाम। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 सिक्कों को सटा कर रखा गया है, तो उनके द्वारा गिरे मध्य भाग का क्षेत्रफल बताओ। अब देखो यहां से ये इस तरह से 4 सिक्के हैं, ठीक है, ये इस तरह से 4 सिक्के हैं, उनको आपस में सटाकर रखा है, तो इनके जो केंद्र होंगे इन केंद्र को समझो आप। ये यहां से ऐसे मिला देते हैं, ये केंद्र मिला दिया। इससे क्या हुआ है एक बात समझो, यहां से एक टुकड़ा सर्कल का वृत्त का यहां पर है, एक टुकड़ा यहां पर है, एक टुकड़ा यहां पर है और एक ही टुकड़ा यहां पर है। और त्रिज्या जो है वो हर जगह कितनी है 7 है। तो इसका मतलब सेम टुकड़े कितने हैं 4 है। और जब किसी वृत्त के 4 टुकड़े अलग अलग हो तो समझ जाओ उनको वापस इकट्ठा करोगे तो एक पूरा आपका सर्कल बन जाएगा वृत्त, क्योंकि 4 टुकड़े आपके पास। अब चारों टुकड़े जो हैं यहां 90 डिग्री बनेगा और सब जगह देखो 7 7 14 7 7 14 मतलब एक वर्ग बन गया अंदर। और अगर ये वर्ग है तो ये आपका पूरा क्या हो गया एक सर्कल बन गया। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या यहां से 7 हो गई। अगर त्रिज्या 7 है तो अभी जस्ट पढ़ा है देखा, त्रिज्या 7 होने पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिज्या 7 होने पर क्षेत्रफल 154 होता है। तो इस सर्कल जो दिख रहे हैं आपको इनका क्षेत्रफल हमें पता चल गया 154। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ये अंदर की जो जगह है ना इसका क्षेत्रफल कितना, आप तो ये बताओ इसका क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालो वर्ग का, और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर ये जो टुकड़े हैं चारों इसको माइनस कर लो, मतलब सर्कल को माइनस कर दो। तो पूरा जो वर्ग है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसकी भुजा कितनी हो गई 14, 14 का स्क्वायर, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस सर्कल जो है उसका क्षेत्रफल माइनस कर लो। तो इसका मतलब है भुजा स्क्वायर, और ये कितना हुआ 154 और 14 स्क्वायर हुआ 196 और वृत्त का क्षेत्रफल है 154, तो आंसर आएगा कितना 42। तो यहां से आंसर कितना हुआ 42। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है एक ठोस घनाभ है और उसके 3 आसन्न फलक है, उनका क्षेत्रफल। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड के सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में कह रहा हूं। ठीक है, तो देखो 3 आसन्न फलक है। आसन्न फलक का मतलब क्या होता है, पड़ोसी फलक। अच्छा, पड़ोसी फलक का मतलब क्या होता है, पड़ोसी फलक का मतलब है जो हमारा घनाभ होता है, ये जैसे घनाभ है। और फलक का मतलब क्या है, फलक का मतलब है ये देखो ये वाली दीवार। तो अगर ये दीवार है तो इसके पास में ये दीवार है और इसके ऊपर की तरफ ये दीवार है, ये तीनों दीवारें आपस में क्या कहलाती है, आसन्न फलक। तो ये तीनों पड़ोसी कहलाती है। ठीक है, तो यहां से ये तीनों पड़ोसी है, वो कह रहा है इनके क्षेत्रफल, जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल यहां से, तो यहां से इसका क्षेत्रफल मान लो वो कह रहा है 27 है, इसका क्षेत्रफल 174 है, इसका क्षेत्रफल 232 है, वो ये कह रहा है। ठीक है, फलक का क्षेत्रफल है तो यहां पर क्या होगा, एक होगा L इंटू बी। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये 3 फलक के क्षेत्रफल आपको दे रखे हैं। और यहां पर क्षेत्रफल जैसा मैं लिखूं 174 है, किसी का 27 है, किसी का 232 है, ऊपर नीचे कोई भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये तो है क्षेत्रफल, बताओ इसका आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है। और दोस्तों वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब आप क्या करोगे, यहां पर L इंटू बी है, B इंटू एच और H इंटू L है, सब कितनी बार है, 2 2 बार है, तो सबका क्या करेंगे गुणा। अगर मैं सबका गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो L इंटू बी, B इंटू एच, H इंटू L, मतलब सब जो है वो कितनी बार हुए, 2 2 बार, L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर। और अगर मैं सबके ऊपर देखो स्क्वायर लगाए तो मैं ऐसे कह सकता हूं इन सब के ऊपर ये स्क्वायर हो गया,
मतलब ये है कि अगर आप इन सभी संख्याओं का गुणा करोगे तो आपको आयतन का स्क्वायर मिल जाएगा, आयतन का स्क्वायर मिलेगा। लेकिन हमें सिर्फ आयतन निकालना है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इस सवाल को छोड़ भी देंगे। क्यों छोड़ेंगे? और ये सर इतनी बड़ी संख्या कब करेंगे? लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, सवाल करने की टेक्निक आनी चाहिए कि सवाल में इस तरह से करना ही नहीं है कि आप सवाल छोड़ के आओ। तो फिर क्या करते हैं, चलो देखो मैं बताता हूं। यहां पर आपको जो दे रखा ना ये एल इंटू बी वगैरह, आपको हमेशा एग्जाम में तरीका पता होना चाहिए ताकि सवाल छोड़ना नहीं पड़े। अब देखो क्या करूंगा मैं, यहां से एल इंटू बी करना ना तो 174 है, फिर यहां से 27 है, फिर यहां से 232 है। कभी भी मैथ्स में इतनी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना पड़े तो मत करना, उन नंबर के और टुकड़े कर देना, मल्टीप्लाई मत करना। जैसे देखो मैं अगर इसमें 2 का भाग लगाऊं तो 2 का भाग लगाने पर कितना आएगा, 8 और 7 87। 87 में 3 का भाग जाएगा तो 87 में 3 का भाग लगाऊंगा तो वो जाएगा 29 तक। ये हो गया 174 के टुकड़े। हमेशा टुकड़े करो, गुणा मत करो। 27 जो है वो क्या है, वो है 3 इंटू 9, ये मैंने लिख दिया 3 इंटू 9। 232 में भाग लगाओ, 232 के टुकड़े करो, 2 का भाग लगाओ तो 2 का भाग लगाओगे 116 आया। 116 में 2 का भाग लगाओ तो 58 आया। 58 में 2 का भाग लगाओ तो ये 29 आ गया। ये हो गए टुकड़े। अब ये क्या है, ये आयतन का स्क्वायर है। और अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो अगर स्क्वायर हटा दूं तो सामने लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा यहां से रूट। और रूट के बाहर कौन निकलता है, जिसकी जोड़ी होती है। तो यहां से बाहर कौन निकलेगा, जिसकी जोड़ी है। ये 2 है, ये 2, इससे 2 बाहर आ गया। ये 3 है और ये 3, इससे एक 3 बाहर आ गया। ये 29 और उधर 29, मतलब 29 बाहर आ गया। और देखो और कौन बच गया, 9। 9 का आंसर कितना होता है, 3, ये आ गया। 2 इंटू 2 की जोड़ी हो गई, मतलब 2 बाहर आ गया। देखो सारा नंबर कट गए। 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6। और इधर देखो 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6। तो 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, और 36 इंटू करोगे 29। तो 36 इंटू 29 1044। तो देखो ये रहा 1044। ऐसे किए जाते हैं सवाल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डर के भाग जाए मैथ से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, चलो देखो आगे। 21 21वां सवाल क्या लिखा है, 41 संख्याओं का औसत 58 है। कितनी संख्या है, 41। अब 41 संख्याओं का औसत अगर 58 है तो टोटल कितना होगा, 1 इंटू 8, 8 हो गया। 5 4, ये 5 इंटू 1 5, 8 4 32, 32 और 5 कितना हुआ, 37, हासिल 3, 20 और 3 23। ये हो गया इसका टोटल। 41 संख्याओं का औसत, तो उनका टोटल ये हो गया। फिर क्या बोला, 16 संख्याओं का औसत है 46। ये 16 संख्याओं का औसत 46। 16 6, 16 6 96, 9, 16 4 64, 64 और 9 कितना हुआ, 736। फिर आगे क्या लिखा है, और 26 संख्याओं का औसत है 66। 26 संख्याओं का औसत है 66। ठीक है, तो 6 इंटू 6 36, हासिल हो गया 3। फिर 6 इंटू 6 36 और 12, 36 और 12 कितना हो गया, 48। और 48 और 3 51, हासिल हो गया 5। 12 और 5, 12 और 5 कितना हो गया, 17। ये हो गया 1716। अब एक चीज नोटिस करो, संख्याएं थी सारी 41, ये कह रहा है पहले वाली 16 और बाद वाली 26। तो भाई संख्याएं कितनी हो गई, 16 और 26। 16 और 26 का मतलब हो गया संख्या 42। इसका मतलब है एक संख्या सेंटर वाली यहां पर रिपीट हुई है, सेंटर वाली संख्या रिपीट हुई है। तो इसका मतलब है, इसलिए इसका टोटल भी देखना आप ज्यादा ही आएगा। तो यहां से टोटल करो, 6 6 12 की 2, हासिल 1, यहां से आया 4 और 17 और 4, ये हो गया 24। मतलब यहां से कितना हो गया, 24 42, 2442। कहीं अगर गुणा में गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना। 6 6 36, 36 का आया 3, 6 6 36 और 36 और 12, तो 36 और 12 ये भी सही है। 48 48 और 3 51, हासिल 5, 12 12 5 17। ठीक है, सही है। 6 6 2, फिर यहां से 3 4 5, अच्छा यहां गड़बड़ हुई है। तो देखो 6 6 12, हासिल 1 है तो ये 5 हुआ, और 17 4 ये, मतलब 2452 आया। अब देखो अगर 41 संख्या ही है तो टोटल तो ये होना चाहिए था, जबकि क्या हुआ, संख्या आपने 42 ले ली है, मतलब एक संख्या आपने ज्यादा ले ली है। तो इसका मतलब आपका टोटल ज्यादा आएगा ही आएगा। तो एक संख्या जो आपने ज्यादा ली है उसकी वजह से टोटल ज्यादा आ रहा है। तो वो संख्या कौन सी है जो आपने ज्यादा ले ली है, तो गैप देखो यहां से गैप कितना है, 2400 होने में 12 कम है और ये 52 ज्यादा है। तो 12 इधर से कम है 2400 होने में, और आगे 52 ज्यादा है, तो टोटल हो गया कितना, 74, क्योंकि 22 ज्यादा है। तो यहां से 74, मतलब जो संख्या
सेंटर में है वो आपने एक बार ज्यादा ले लिए, तो वो जो 16वीं संख्या है सेंटर वाली, वो 16वीं संख्या कितनी है? 74 है। अब क्या बोला है, अगर 16वीं संख्या को हटा ही दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर आप 16वीं संख्या ही हटा रहे हो तो इसका मतलब देखो टोटल था आपका 2378, लेकिन अगर आप संख्या ही हटा रहे हो 74 को एक, तो इसका मतलब टोटल कितना बचेगा? 2304। और अब संख्या कितनी हो जाएगी? अब आपकी 41 नहीं रहेगी, संख्याएं भी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है एवरेज बताओ। अगर एवरेज निकालना है तो 2304 डिवाइड में 40 हो गया, तो मैं भाग लगाऊंगा 4 का, 4 5 20, फिर बच गया कितना? 30, 7 चौक 28, फिर बच गया 2 2 24, मतलब कितना हुआ? 6, और नीचे एक जीरो और है तो यहां पर लग जाएगा पॉइंट, 57.6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 22। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% के दो क्रमिक छूट, क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है? पहले 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब है 100% की कोई चीज है, 30% कम कर दिया, तो इसका मतलब कीमत कितनी बची? 70%। अब वो इसके 70% के ऊपर 80% और डिस्काउंट दे रहा है, तो 70% के ऊपर 80% का डिस्काउंट कितना हुआ? 7 8 56, 56 और कम करेगा, तो 70 में से अगर 56 कम करेगा तो बचा कितना? 14%, मतलब वो 14% पे चीज को बेच देगा। तो इसका मतलब वो आगे क्या लिखा है कि 960.4 में बेचता है, इसका मतलब है यहां से वो 14% में ही चीजों को बेच रहा है, और ग्राहक से कितना पैसा मांग रहा है? 960.4, इसका मतलब 14% की कीमत ये हो गई। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाए तो 40% का प्रॉफिट होगा उसको। तो छूट नहीं दी जाए तो एक बात समझो, यहां से फिर हमें एमआरपी निकालनी पड़ेगी, और एमआरपी कितनी होगी? 100%, और 100% निकालें तो जो ज्ञात करना है ऊपर दे रखा है नीचे, और संख्या जो है वो आएगी साइड में। तो यहां से मैं हटाऊंगा पॉइंट तो नीचे आ जाएगा 0, यहां से 0 से 0 कट गया, 2 के पाड़े से 7 बार, 2 के पाड़े से 5 बार, अब 7 से काटे तो कितनी बार हुआ? एक बार, फिर आया कितना? 26, 7 3 21, फिर आया 5 0 7 बार, और 7 दूनी 14, ये कट गया। फिर देखो और कोई बचा है? नहीं, 5 का गुणा करते हैं इसको, तो 5 से 2, 5 2 10, हासिल 1, 35 और 1 36, 36 का 3, तो यहां से 65 और 3 68, मतलब 6860 ये एमआरपी है। सॉरी, ये यहां पर जो है वो कह रहा है यहां पर अगर छूट नहीं देता है, इसका मतलब ऑब्वियस बात है एमआरपी है, तो ये एमआरपी है। अब वो कह रहा है कि अगर वो बिना डिस्काउंट बेच दे, मतलब इसी रेट पे अगर बेच देता है तो 40% का प्रॉफिट होता है, मतलब अगर इसी रेट पे बेचता है तो उसको जो पैसा मिलेगा वो 40% प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 40% वो कमाएगा। तो इसका मतलब ये पैसा उसके लिए, जो बेच रहा है उसके लिए 140% के बराबर है, ये पैसा 140% के बराबर है। तो पूछ रहा है फिर क्रय मूल्य कितना है, मतलब क्या निकालना है? 100%, ये 100% निकालना है। 140 नीचे आ गया और 6860 इधर आ गया, तो 0 से 0, 2 के पाड़े से 7, 2 के पाड़े से 5 0, 7 से काटो 7 9 63, फिर 56, 56 मतलब 8 बार, अब इसका गुणा, तो यहां से कितना? 984900, मतलब 4900, ये हो गया पूरा सवाल। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण है जिसमें 15% पानी है, तो इसके अंदर 15% क्या है? पानी है, तो 15% है, तो 120 का 15% निकालो 18 लीटर आएगा, तो 18 लीटर उसके अंदर क्या है? पानी है। उसके बाद इसके अंदर है दूध, तो बाकी का सारा दूध पड़ा, इसका मतलब तो 120 में से 18 लीटर पानी है, तो बाकी कितना हुआ? 102 लीटर इसके अंदर दूध हो गया, क्योंकि ये पानी हो गया। अब वो क्या बोल रहा है? इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, हमें नहीं पता कितना मिलाना है, और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 25% हो जाए, तो पानी की मात्रा 25% हो जाए। अब सोचो, अगर मैं इसके अंदर कुछ मिलाता हूं पानी, तो पानी 25% हो जाता है, तो इसका मतलब दूध को फिर 75% होना पड़ेगा भाई। अगर 25% ये हो जाए तो इसको तो 75% होना पड़ेगा, इसका मतलब 1:3 का रेशो बनाना पड़ेगा। अब एक दूसरा और तरीका देखो, यहां से अगर ये 75% हो रहा है तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि 75% की वैल्यू यहां पर 102 है,
क्योंकि हमने दूध की मात्रा चेंज ही नहीं की है। जो पहले दूध की मात्रा थी अभी भी वही है। तो 75% किसके बराबर? 102। तो भाई पता कर लो कि पानी जो 25% है उसकी वैल्यू कितनी है। तो 75% अगर 102 के बराबर है तो पानी कितना है वो निकालना है। तो 25% की वैल्यू कितनी है जो ज्ञात करना, ऊपर दे रखा है नीचे और संख्या साइड में मल्टीप्लाई। 25 से 3 बार, 3 से काटो 3 4, इसका मतलब पानी अभी 34 लीटर हो गया है। कितना हो गया है? 34 लीटर। पहले कितना था? 18 लीटर। मतलब आपने कितना मिला दिया इसके अंदर? 16 लीटर आपने पानी और मिला दिया। ये हो गया 16। डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 80% की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 80% की। इसका मतलब यूं मानो कि पुराना जो मूल्य है पेट्रोल का, पुराना मूल्य, पुराना भाव, वो है आपका कितना? 100 रुपए लीटर। 100 रुपए लीटर ऐसे मान लो। और ऐसे सवाल जब भी आता है ना तो पुराना खर्चा जो है वो पुराना खर्चा हम मानेंगे कितना? पुराना खर्चा 100 रुपए। मतलब हमेशा 1 लीटर या 1 किलो ही वस्तु घर में लाएंगे। तो पुराना भाव है 100 रुपए लीटर और हम खर्चा कितना कर रहे हैं? 100 रुपए का। अब वो क्या बोल रहा है कि यदि 80% वृद्धि हो जाए, मतलब नया मूल्य कितना हो जाए? 80% बढ़ जाए, मतलब हो गया 180 रुपए लीटर। तो मतलब यूं समझो कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा था, अब नई रेट हो गई 180 रुपए लीटर। तो अगर हमें 1 लीटर पेट्रोल पहले जितना ला रहे थे, अगर मैं अभी भी 1 लीटर पेट्रोल लेने जाऊं तो मुझे 180 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि अगर खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि उसके खर्चा जो है वो 35% ही बढ़े, मतलब इतना पैसा मैं खर्च नहीं कर सकता, तो वो कह रहा है कि एक काम करो, सिर्फ 35% खर्चा बढ़ा दो। मतलब नया खर्चा 35% खर्च बढ़ा दो। तो पहले का खर्च कितना कर रहे थे आप? 100 रुपए। अब आप खर्च कितना करने को रेडी हो? आप खर्चा करने को रेडी हो 135 रुपए। अब आप समझो, हम गए पेट्रोल पंप पे, वहां से पूछा पेट्रोल का भाव है, वो भाई साहब बोले कि 180 रुपए लीटर है। हम उन्हें क्या कह रहे हैं कि भाई इतना तो नहीं है, 135 रुपए का भर दो। तो 180 रुपए अगर हम देंगे तो वो 1 लीटर भरेगा। अगर हम 135 रुपए देंगे तो पेट्रोल कम ही भरेगा। तो वो यही बोल रहा है कि कितना पेट्रोल कम भरेगा। तो आप देखो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं 1 लीटर में, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं। तो यहां से यहां देखो आपके लिए 45 रुपए कम पड़ रहे हैं। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 45। तो 45 रुपए कम पड़ रहे हैं तो 45 का पेट्रोल कम देगा वो। तो 45 का जो पेट्रोल हमें कम मिलेगा, कौन सी रेट से? जो अभी की रेट चल रही है। तो 45 रुपए का पेट्रोल वो हमको कम देगा और 180 की रेट से कम देगा। और आंसर किस में निकालना? परसेंटेज। तो मल्टीप्लाई 100। यहां से 0 0, 9 की टेबल से 2 बार और 9 की टेबल से 5 बार, 2 से 5, इसका मतलब है 25% आपको वस्तुएं अब कम मिलेगी। तो 25% चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो आपके जो यूज कर रहे हो पहले, अब 25% चीजें कम यूज करो ताकि आपका खर्चा जो है 35% ही बढ़े। अगर पहले जितनी गाड़ी ही चलाओगे अभी भी तो आपका खर्चा 80% बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट 80% बढ़ चुकी है इसलिए। ठीक है, चलो लास्ट सवाल देखो। लास्ट सवाल क्या है? सुधा का व्यय। ये सवाल ध्यान हो तो मैंने टेलीग्राम पे पहले ही डाल रखा है। जो डेली क्वेश्चन टेलीग्राम पे डालता हूं मैं, कभी कभार रह जाता है वो भी अलग बात है। तो उसके लिए मैं ये सवाल भी वहां डाला था, याद हो तो। क्या लिखा देखो, सुधा जो व्यय करती है उसकी बचत से 200% अधिक है। व्यय और बचत कब होता है? जब आदमी कमाता है। इसका मतलब है आय। जो व्यक्ति की सैलरी होती है वो सैलरी किसके बराबर होती है? खर्च और बचत के बराबर होती है। खर्च प्लस बचत। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सुधा का जो खर्च है उसकी बचत से 200% ज्यादा है। जो खर्चा है वो बचत से 200% ज्यादा है। मतलब अगर बचत करे 1 रुपए की तो खर्चा 200% ज्यादा है, ना कि 200% है। 200% ज्यादा है मतलब बचत, फिर ये खर्चा 3 है। बचत अगर 1 रुपए करता है तो खर्चा 3 का है। तो इसका मतलब भाई इसकी सैलरी कितनी? फिर सैलरी 4 रुपए है। ठीक है, 4 रुपए सैलरी। अब क्या बोला है? यदि उसके व्यय में 6% कमी हो जाए तो जो खर्चा है, अब 6% अगर कम करे तो 3 रुपए पहले का खर्चा है। अगर 6% खर्चा कम करे तो इसका मतलब खर्चा करेगा कितना? 94%। 6% कम कर दो तो यहां से 94% रह जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है? और बचत में 26% की वृद्धि हो जाती है। तो जो बचत है उसमें 26% हो नहीं जाती है, 26% की वृद्धि हो जाती है। मतलब वो हो जाएगा 126%।
ठीक है। और खर्च और बचत को अगर मैं जोड़ूंगा तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल इनकम के बराबर। तो इसको जोड़ो, देखो 3 4 कितना हुआ 12, हासिल 1, 27 और 1 कितना हुआ 28, ये परसेंट हो गया। प्लस इसका इससे गुणा करो, ये हुआ कितना 252%। अब टोटल करो कितना हो रहा है, तो टोटल देखो 2 2 4, 8 5 13 की 3, हासिल 1, तो 2 2 4, 4 और 1 कितना हुआ 5, तो यहां से कितना हुआ 534%। सही है। तो यहां से ध्यान ना, कहीं पर भी यहां ध्यान ना कुछ गड़बड़ नहीं हो। 3 का 94% कितना है, वापस चेक कर लो। 4 3 12, हासिल 1, 27 और 1 28, ठीक है। और यहां से 26% वृद्धि हो रही है, तो 1 इंटू 126, ठीक है। तो गड़बड़ इसलिए बोल रहा था मैं कि गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि वहां 2 का गुणा कर दिया जबकि गुणा करना नहीं था। ये 126 आएंगे, जोड़ेंगे। फिर यहां से 6 और 2 8 हो गया, 28 12 40 हो गया। इसका मतलब उसकी इनकम अब कितनी है, 408%। 408% है, जबकि ये तो रुपए में है। तो 408% को किस में चेंज करो, रुपए में। तो परसेंट हटा दो, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और 100 का अगर भाग लगा दूंगा तो ये आ जाएगा 4.08। इसका मतलब है कि पहले वो 4 रुपए कमा रहा था, लेकिन अब वो 4.08 रुपए कमा रहा है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यहां से वृद्धि कितनी हुई है, तो देखो वृद्धि हुई है 0.08 की। वृद्धि कितनी है, 0.08। और वृद्धि कहां से हुई है, जितना वो पहले कमा रहा था, पहले कमा रहा था 4, और पूछा है परसेंटेज में। तो यहां सॉरी, परसेंट पूछा है, नहीं नहीं परसेंटेज नहीं पूछा, सिर्फ संख्या पूछी है। तो सिर्फ संख्या पूछिए, परसेंट होता था इंटू 100 लगाते, तो 4 का भाग लगा दो फिर तो 4 का भाग लगा दो 0.02, मतलब वृद्धि कितनी हुई है, 0.02 हुई है, ठीक है। ये हो गया 25 के 25 सवाल पूरे। अब आपको बता दूं मैं, ये जो 25 सवाल आपको सॉल्व कराए ना, ये सवाल रीड लेवल 1 के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। रीड लेवल 1 के हिसाब से बिल्कुल नहीं है ना, रीड लेवल 2 है। कुछ सवाल जरूर थे। मैंने जो पेपर बनाया था ये सिर्फ और सिर्फ पहला पेपर इसलिए बनाया था कि बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी मैथ्स अच्छी होगी, जहां तक मैंने सोचा है कि तैयारी अच्छी होगी। तो आपको ये क्लास जो है, ये क्वेश्चन कैसे लगे एक बार जरूर बताना। हाँ, अब जो अगला मॉडल पेपर आएगा अगले गुरुवार को, उसमें मैं कैटेगरी बनाऊंगा आपके लिए। मतलब रीड लेवल 1 है तो आपके क्वेश्चन अलग रहेंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ हमारे लेवल के क्वेश्चन अब मिले हमें। फिर लेवल 2, फिर उसके बाद पटवारी, फिर उसके बाद वीडियो, ऐसे मतलब इस तरह से रहेंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है मेरा, ये मेरे इसका क्वेश्चन है, ताकि आपको लगे हाँ मुझे ये करना है। क्योंकि अभी जो आज का पेपर था, आज का पेपर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर ये समझ में ही नहीं आ रहा है, सर ये ऊपर से गया मेरे। तो भाई वो पेपर जो है वो मैंने थोड़ा ढंग का बनाया था कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है उन्हें तो पता ही होगा। अभी 25 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराए, आप देखो, माना कि वह संख्या x हमने 1 या 2 सवाल में कहीं यूज किया होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, वरना मैं कभी भी ऐसे परसेंटेज या फॉर्मूले, देखो कोई फॉर्मूला यूज किया, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका है हमेशा कि चीजों को सीखो। ये 100% बार बार क्यों लेता हूं, क्योंकि 100% आप जानते हो। जैसे यहां क्या लिखा है कि हमारे कोर्स पे 90% डिस्काउंट है, तो आपके दिमाग में इतना आ जाता है कि यार 90% डिस्काउंट मतलब 10% पैसे देना पड़ रहा है। तो यही तो सीखना है। आधी मैथ्स परसेंटेज पे चलती है, आधी मैथ्स। तो परसेंटेज जिस दिन दिमाग में बैठ गया ना, ये अभी मैंने पेपर सॉल्व कराया, आप देखो कितनी जगह मैंने परसेंटेज यूज किया। तो अब जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा वो थोड़ा सा लेवल के हिसाब से होगा, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जिनको भी पेपर नहीं मिला है, मैंने हर लाइब्रेरी में पहुंचाया है, ठीक है। किसी का अगर मान लो किसी का रह गया हो तो उन्होंने बाद में मैसेज किया था, तब तक पेपर खत्म हो गए थे मेरे पास। मैंने 5000 पेपर प्रिंट करा के बांटे हैं। अगर आपको पेपर किसी लाइब्रेरी में नहीं मिला हो तो मुझे मैसेज करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कराए हैं आपको लगे कि सर इतना हाई लेवल मत कराओ, तो भी आप बताना। और दूसरा, मेरे जो है बेच, पर्सनल बेच भी चलते हैं मेरे। मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाता हूं, जो उदयपुर का हिरण मगरी सेक्टर 4 है, वहां पर कोठारी क्लासेज है, वहां पर मैंने एक रेंट पे रूम ले रखा है, वहां पर मैं मैथ्स और रीजनिंग के पर्सनल बेच पढ़ाता हूं। तो अगर आपको लगे कि आपकी मैथ्स कमजोर है तो एक बार इस बंदे से आके मिलना, आपकी मैथ्स अच्छी खासी कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम वापस अगले पेपर में, ठीक है। और यहां पर ये आपको जिनको भी लगे कि मैं कोर्स जो है वो पढ़ना है ऑनलाइन, तो मेरे विंडोज ऐप भी लॉन्च कर
कर दी है। मोबाइल में तो आप देख ही पाते हो, आप चाहो तो लैपटॉप में भी देख सकते हो, विंडोज ऐप भी लॉन्च कर दी है। आईफोन में जिनको डाउनलोड में दिक्कत आए आप मुझे मैसेज जरूर करें, मैं आपको एक प्रोसेस बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना और अपना कमेंट करके सजेशन जरूर देना कि आपको पेपर कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।